तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है साइंस, जो जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो साइंस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके आरएस लेवल से लेकर अपने जो है सेकंड ग्रेड रीड वगैरह है, इनके अंदर जो जनरल साइंस मतलब जनरल साइंस का जहाँ पे भी जिस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, उस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और चीज़ें आपको पता है, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी अपने इंडिया के अंदर भी सेम है, अमेरिका के अंदर भी सेम है। अगर सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इधर भी वही है, उधर भी वही है, मतलब सब जगह जो है ये चीज़ें सेम रहती है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज का जो टॉपिक है, आज के अंदर क्लास के अंदर जो है हम बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बायोलॉजी जो है वो बायोस और लोगस, दो टर्म होती है, बायोस और लोगस, उससे मिलकर बनी है। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो वर्ड है बायोस और लोगस मिला है। लोगस क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी। लोगस का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। ठीक है, और बायोस का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग्स, मतलब सभी प्रकार के जीव। मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? सभी प्रकार के जीवों का क्या करना? स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है, तो बायोस और लोगोस से बना है। देखो डेफिनेशन के अंदर भी अपन लिख सकते हैं, राइटिंग में मत जाना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्रकार के जीवित जीवों का जो है अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जिसके अंदर सभी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी की जाती है वो क्या है? बायोलॉजी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन से। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज अपने पास है बायोलॉजी के अंदर। जो बायोलॉजी टर्म है, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड। ठीक है, टर्म मतलब ये शब्द 1802 के अंदर लेमार्क और ट्रेवेनियस ट्रेविरन, क्या है ये वर्ड? देखो, लेमार्क ने और ट्रिवीरेनस ने जो है इसको वर्ड को दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, लेकिन दो बार तीन बार बोलोगे तो आ जाएगा। जैसे अब देखते हैं, बात करते हैं बायोलॉजी के पार्ट की। तो टर्म बायोलॉजी शब्द किसने दिया? 1802 में लेमार्क और ट्रिवेरियनस। ठीक है, जूलॉजी, इसका फर्स्ट पार्ट आता है जूलॉजी, जिसके अंदर जंतु विज्ञान। ठीक है, और बोटेनी, पादप विज्ञान। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, और जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। ये तो हो गए बायोलॉजी के चार पार्ट, जो बायोलॉजी को चार भागों में जो है बांटा गया है। अब देखिए, हम बात करें जंतु विज्ञान, मतलब जिसके अंदर जीवों का जो है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो वो होता है जूलॉजी। उसके अंदर अरस्तु है इसका जनक, और अरस्तु ने बुक लिखी हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया वन लीनियर, अगर क्वेश्चन बने तो आपको पूछ सकता है कि हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया किसकी पुस्तक है? तो अरस्तु की है। और अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान का जो है क्या है? जनक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का। और बोटनी जो है पादप विज्ञान। बोटनी के अंदर जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो उनके द्वारा उनके ऊपर जो है अध्ययन किया जाता है। तो थियोफ्रेस्टस है जो है इसके जनक है बोटेनी के, और इनके द्वारा जो लिखित बुक है हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनियम है। हिस्टोरी ऑफ एनीमिया है जो अरस्तु की है, और थियोफेस्टिस की कौन सी है बुक? हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनियम। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, इसके है A.V. लिवनहॉक, जो अपने पता है लिवनहॉक कौन थे? जीवित कोशिका जो थी उसकी खोज करने वाले थे लिवनहॉक, एंटोनी वॉन लिवनहॉक बोलते हैं इसका पूरा नाम। और बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने, लिविंग सेल्स में से, जीवित कोशिका। ठीक है, और जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जिसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन वगैरह इनके बारे में जो है डिटेल से स्टडी की जाती है। तो ग्रेगर जॉन मेडल है जिन्होंने इनके मटर जो पाइथन से टाइवम था उसके पौधे के ऊपर जो है इसका परीक्षण किया था। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसको? ग्रेगर जॉन मेडल को। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट अपने पास है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी मतलब क्या है? लिविंग्स। ठीक है, लिविंग, लिविंग्स के अंदर क्या होती है? सेल। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। सेल है, कोशिका है। कोशिका क्या है? सब किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई। अब देखो, सेल, सेल कोशिका बनती किससे है? टिश्यू, टिश्यू मतलब ऊतक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, मतलब ऊतक बनाती है। ऊतक जो बहुत सारे ऊतक का समूह जो मिलकर क्या बनाता है? अंग। अंग मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, सॉरी। ठीक है,
और ऑर्गन का समूह जो होता है वो क्या बनाता है, एक सिस्टम जिसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से जो बनता है उसे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, शरीर। अब देखिए बात करते हैं मनुष्य की पहली कोशिका। अगर पूछा जाए आपसे कि मनुष्य की पहली कोशिका कौन सी है, फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन, तो वो है जाइगोट, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज जाइगोट। ये है जो है एक एकल कोशिकीय कोशिका है, यूनिसेलुलर सेल जिसे बोला जाता है। ठीक है, जाइगोट जो जिसे बोलते हैं युग्मनज, और जो पेट के अंदर होता है गर्भावस्था में भ्रूण, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोट हो गया, युग्मनज हो गया मनुष्य की पहली कोशिका। और सेल जैसे अभी छोटी सी ईंट माने तो वो अब एक दीवार है, दीवार की छोटी सी ईंट क्या है, सेल है। बहुत सारी मतलब ईंटों से जो है वो एक दीवार बनेगी, फिर दीवार से एक कमरा बनेगा, फिर कमरे से एक मकान बनेगा। तो इसी प्रकार जो है एक सिस्टम है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अपन बात करते हैं आगे की तरफ। और अपने पास है, अपने क्या पढ़ा, बायोलॉजी। बायोलॉजी किस क्या है, लिविंग्स के ऊपर पढ़ा जाए, लिविंग्स स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग्स का स्टडी। तो ये इधर हम चल रहे थे सेल के अंदर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो है सजीवों के लक्षण क्या है, मतलब कोई भी अगर जीवित जीव है उसके क्या लक्षण होने चाहिए, तो उनके बारे में बात करें। तो देखो सबसे पहले तो आएगी सेल। सेल लिविंग के अंदर होगी, और सेल से मिलकर, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनाएगी, टिश्यू। टिश्यू होता है उत्तक, और उत्तक जो है कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद में बॉडी। ठीक है, ये रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोशिकीय संगठन बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद में होता है जो सजीव होता है उसके अंदर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास उसके अंदर और के अंदर, तो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर काफ़ी सारे देखो राइबोसोम रहते हैं, ईआर रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो इधर देखिए कोशिका एक बार ही आवरण रहता है, और बीच के अंदर एक मतलब जीवद्रव्य बनाता है, इसे बोलते हैं, एक झिल्ली के अंदर रहती है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर झिल्ली रहती है उसे सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर नाभिक के पास में जो झिल्ली रहती है इधर वाली, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, इसके इसके बीच के अंदर जो है ये पार्ट, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म में जो है भरा हुआ रहता है। ये ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो एक तो होती है सेल के अंदर लिक्विड द्रव, और एक होती है सॉलिड। दो प्रकार की चीज़ें होती है सेल के अंदर। ठीक है, कोशिका में एक तो लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड के अंदर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म होती है, कोशिका द्रव होता है। ठीक है, और सॉलिड के अंदर हम बात करें तो एक होता है सेल ऑर्गेनेल, जिसे कोशिकांग बोलते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होती है। और ये दोनों मिलाकर जो है क्या बनाती है, जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो हर जीवित बॉडी के अंदर पाया जाता है। और अगर पूछा जाए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो खोज जो है इसकी जो है डोजार्डिन ने की थी, और 1835 में की। और जो कोशिक जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो पुरकिंजा ने दी थी, पुरकिंजा 1839 के अंदर। ठीक है, ये नाम याद रखने, वन लाइनर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज हम जो है बेसिक की पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखो क्या होना चाहिए, हक्सले। हक्सले फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हक्सले ने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी सजीव की भौतिक इकाई क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब चापचे। ये आगे भी टर्म हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, लेकिन अभी ध्यान रखना है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, डाइजेशन जो अपनी रेस्पिरेशन है उससे रिलेटेड होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म जो है टू टाइप्स का होता है, चापचे क्रिया जो होती है, जिसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। एक तो अपचयन होता है, एक अपचयन उपचयन होता है। ठीक है, एक अपचयन एक उपचयन, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसके अंदर होता है, जैसे पाचन से हम इसको समझ सकते हैं कि जो खाने के बड़े बड़े अणु जो घास होते हैं, मतलब जो भी अपन खाते हैं उसको छोटे से पार्टिकल के अंदर एनर्जी विखंडन करते हैं, तो वो क्या हो गया, मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बांटना, छोटे अणुओं के रूप में रूपांतरित करना, चेंज करना, तो हो गया कैटाबॉलिज्म। अब बात करें एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म होता है उपचयन। उपचयन के अंदर जो है छोटे अणु अणु मिलकर जो क्या है बड़े अणु का जो है फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसको प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उससे समझ सकते हैं। प्रोटीन जो है पहले जो है एमिनो एसिड के रूप में रहती है, छोटे छोटे एमिनो एसिड के पार्टिकल रहते हैं, वो आपस में जो जुड़कर जो है प्रोटीन का जो है निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझ
पाए, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर बड़े अणु छोटे अणु के अंदर बदलते हैं, एनाबॉलिज्म के अंदर छोटे अणु बड़े अणु में, ठीक है। तो समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास न्यूट्रिशन। जो सजीव है, तो सजीव को न्यूट्रिशन, पोषण तो चाहिए चाहिए, ठीक है। और पोषण, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन जो है दो प्रकार से होता है, एक तो ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक के अंदर होता है समपोषी, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर होता है विषमपोषी। हेटेरोट्रोपिक मतलब विषमपोषी, ऑटोट्रोपिक मतलब समपोषी, ठीक है। तो इसमें हो गया प्लांट। समपोषी के अंदर जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, जैसे प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल होते हैं, वो हो गए, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक के अंदर जो है विषमपोषी आते हैं सभी। और ह्यूमन क्या है, विषमपोषी है एक तरीके से, जो अपने भोजन के लिए जो है दूसरे जीव जंतु या फिर पादपों पर या फिर वनस्पति उन पर जो है निर्भर रहता है। और एनिमल, एनिमल भी क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, विषमपोषी है, ठीक है। अब आप बोलोगे ह्यूमन तो खाना खुद बना के खाता है, तो वैसे नहीं है। वो खुद बनाता है, खुद मतलब अपनी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि समपोषी क्या है, जो अपने खुद के शरीर से ही बनाते हैं, खुद काम में लेते हैं। अपन खुद की बॉडी से थोड़ी बनाते हैं भाई, फल फ्रूट जो है या फिर जो है अदर से प्राप्त होते हैं, अदर रिसोर्सेज, अदर सोर्स रहते हैं, तो वैसे, ठीक है। तो ह्यूमन क्या है, विषम पोषी है, हेटेरोट्रोफिक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डाइजेशन। बस सजीव है तो पाचन होगा, खाना खाया है तो पाचन तो करना ही पड़ेगा। तो डाइजेशन के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो इजी फूड मतलब सरल अणुओं में, सरल भोजन के अंदर अवयव में बदलता है। ये होता है डाइजेशन के बारे में। और डिटेल्स हम पाचन तंत्र को सभी को एक एक क्लास के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर जो है अच्छे से समझेंगे, प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। तो बने रहिए। इसके बाद में हम देखते हैं सजीवों के अंदर एक लक्षण होता है, क्या अपन वही पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन श्वसन, श्वसन बहुत जरूरी है। टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन करना। भाई अपन श्वसन करते हैं, क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन क्यों आवश्यक है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैसे, जो अपन ग्लूकोज होती है C6H12O6, ग्लूकोज का रासायनिक जो है केमिकल स्ट्रक्चर होता है C6H12O6, ठीक है। और इसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है, देखो ऑक्सीजन कहीं पे भी हो, ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, टू बर्न मतलब जलाना। अब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर क्या जलाएगा, कुछ ना कुछ जलाने का काम ही कर रहा होगा। तो C6H12O6 जो है, इसको जो है बर्न करती है, ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज को फिर बर्न करने पर जो है CO2 और H2O जो है अपने पास आता है। और CO2 तो बाहर इमिडिएट हो जाता है, ठीक है, अपन बाहर छोड़ देते हैं गैस के रूप में। और बाकी H2O है, वो वो भी 70% जो है इसका यूज होता है। बाकी जो है 30% जो बचता है, उसके अंदर ATP एनर्जी के रूप में जो है काम में आ जाती है। और बाकी शेष जो एनर्जी होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का शक्तिग्रह होता है, सूत्रकणिका भी इसे बोलते हैं, उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो उस कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शेष ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है। और बाकी ATP के रूप में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। कब होती है, ग्लूकोज जब है O2 से जो है रिएक्शन करता है, तो CO2 और H2O जो है बाहर निकल जाते हैं। मतलब H2O कैसे बाहर निकलेगा, वैसे O2 का काम क्या होता है, बर्न करना, तो गैस के रूप में जो है फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है CO2। अब हम बात कर रहे हैं अ, उत्सर्जन की, एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो उत्सर्जन क्या होता है, A+B C+D+, मतलब A+B कोई चीज़ अपन ने इनटेक लिया, तो उसके नया प्रोडक्ट बना, मतलब C+D, जो चीज़ें काम में लेने वाली थी वो काम में ले ली, ठीक है। और उसके बाद में जो है वेस्ट मटेरियल जो है, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अनयूज्ड जो चीज़ें रहती है उसको बाहर जो इमिट करना, इमिट मतलब उत्सर्जन करना, ठीक है। तो ये बॉडी का होता है ये प्रोसेस नॉर्मल। मतलब आपने खाना खाया, अब खाने में से जो विटामिन है, पोषक तत्व है, जो प्रोटीन वगैरह है, वो अपन को काम में चाहिए, तो C+D प्रोटीन वगैरह वो चीज़ होगी, अलग फॉर्म के अंदर रूपांतरित हो गई, और जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो है बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा, जिसका यूज नहीं आ पाया, तो उसको जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर मेरे हिसाब से समझ पाए होंगे आप। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है 8, उसके अंदर अपन देखते हैं सजीव जो है एक रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन क्यों आवश्यक है, अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो वो अब जो है अपनी अस्तित्व जो है नष्ट हो जाएगा, उनका उनका अस्तित्व जो है उसकी रक्षा के लिए, फिर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है प्रजनन सजीवों का जो है विशेष लक्षण है। और इसका जो है ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं इसे, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, संतान उत्पन्न करना, ठीक है। अपनी ही जैसी संतति को जनरेट करना। टाइप होते हैं दो प्रकार से होता है प्रजनन, सेक्सुअल लैंगिक और असेक्सुअल अलैंगिक, ठीक है। सेक्सुअल के अंदर, लैंगिक के अंदर मेल गामेट और फीमेल गामेट होता है। मेल गामेट के अंदर जो है स्पर्म होता है, ठीक है। और
फीमेल गारमेंट के अंदर ओवम होता है, इसके अंदर हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए आप जान लीजिए। जब ये मेल का जो स्पर्म होता है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, तब जो है जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से आगे क्या प्रोसेस होता है बताइए। ठीक है, तो अब देखिए बात करें हम असेक्सुअल अलिंगी की। असेक्सुअल अलिंगी के अंदर बर्ड, मुकुल। मुकुल मतलब जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, कमल की जो डाली होती है उसको जो काट कर हम दूसरी जगह लगा सकते हैं, तो उसके अंदर क्या निकलता है, मुकुल निकलता है, बर्ड, जिसे बर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है एक पौधे से जो दूसरे पौधे बनाए जाते हैं, कई प्रकार के पौधे बनाए जाते हैं, जिससे कायिक जनन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, अलिंगिक जनन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये हो गया असेक्सुअल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम क्या बात करें हम, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी, ये वी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन, अपने जो है बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन होता है जिससे हम सेंस करते हैं, मतलब इंद्रिय जो होता है, अपनी इंद्रिय, पांच इंद्रिय होती हैं, जैसे सांस लेना, मतलब नोज हो गई, अपनी आई हो गई, ठीक है, ईयर हो गया, नोज, आई, ईयर, और उसके बाद में एक स्किन हो गया, और एक माउथ। माउथ के अंदर क्या है, जीभ। जीभ के द्वारा हम स्वाद का पता लगाते हैं, और बात का जो अच्छी स्मेल है, दुर्गंध है, तो उसको हम जो है नोज से, ठीक है, और आई द्वारा हम देखते हैं, ईयर द्वारा हम सुनते हैं। तो ये क्या अपने सेंसरी ऑर्गन ऑर्गन हो गए। उसके बाद में अपन देखो ह्यूमन की एक विशेषता होती है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब, देखो काफ़ी उकाड़ा पड़ रहा है, अगर 50 डिग्री जो टेम्परेचर गर्मी पड़ रही है, फिर भी जो है अपन जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये क्या, अपन ने वातावरण के अनुकूल जो है अपने आप को ढाल दिया, अडेप्ट हो गए हम वातावरण के। अगर अच्छी ठंड पड़ रही है तो हम ठंड के अनुकूल हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ठंड से बचाव के उपाय करते हैं, वैसे ही खाने खाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, अनुकूलन जो भी होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप समझ पाए होंगे, बहुत कुछ अपने कवर किया है, और सभी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें पढ़ाई है अभी तक। एक चीज देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ जीवन चक्र में, सजीव है तो जीवन चक्र होगा। सजीव है, जीवन चक्र मतलब अपन ने जन्म लिया है तो अपन सारी प्रोसेस से क्रिया करके, मतलब जैसे जन्म लिया, फिर बच्चा बड़ा होगा, शेष अवस्था होगी, फिर किशोर अवस्था आएगी, बाल्य अवस्था आएगी, फिर उसके बाद में जो है यंग एज आएगी, उसके बाद में जो है ओल्ड एज आएगी, ओल्ड एज के बाद में जो है उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये अपना क्या है, लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। तो ये ह्यूमन के अंदर होता ही है लाइफ साइकिल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज लाइफ साइकिल, ठीक है, प्रॉपर लाइफ साइकिल। लेकिन अमीबा जो है इसका लाइफ साइकिल नहीं होता, बस जीवन चक्र अमीबा का नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अमीबा का कोई फिक्स आकार भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ अमीबा दिखता है, भाई ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना दो। तो अमीबा का क्या है, एक फिक्स जो है आकार नहीं हो पाता। आकार नहीं होता तो ये क्या है, यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय होने के कारण क्या है, ये अमीबा अपने में से ही जो है अलग होकर दो जो है डोटर डोटर सेल, पुत्री कोशिका का निर्माण कर देता है, और जिस कारण जो है इसका जो है जीवन चक्र नहीं होता, क्योंकि ये खुद से ही दूसरे निर्माण कर पा रहा है, और इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है, आकार भी नहीं है। तो इस कारण तो अमीबा क्या है, जीवन चक्र नहीं होता है अमीबा का। ठीक है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होता है ये। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या देखा वो अभी एक बार वापस देख लेते हैं। तो देखिए एक बार, तो अपने बायोलॉजी पढ़ा था। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी बायोस और लोगस से बना है। लोगस ग्रीक शब्द है, बायो का अर्थ होता है ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग, टू स्टडी, अध्ययन करना। उसके बाद में अपन ने देखा डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्रकार के जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में अपन ने देखा था बायोस का जो टर्म है, शब्द है, लेमार्क ने और ट्रिवेरियस ने दिया था। और बायोलॉजी के जो चार पार्ट है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बोटेनी पादप विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जेनेटिक्स अनुवांशिकी। जंतु विज्ञान के अंदर हम बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु ने हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया लिखा थी बुक, और जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। उसके बाद में है थियोफ्रेस्टस, इसने बुक लिखी थी हिस्टोरी ऑफ प्लैटिनम। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवी लिवन हॉक है इसके जनक, और इसे बोलते हैं अलेक्जेंडर एंटोनी वॉन लीवन हॉक, सॉरी। और बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हें बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था बायोलॉजी जो लिविंग है, सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होती है, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद में अपन ने देखा था सेल टिश्यू जो है उत्तक होते हैं, उत्तक से बनके अंग बनते हैं, अंग से बनके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, तंत्र से एक स्ट्रक्चर मतलब बॉडी का निर्माण होता है। जाइगोट ह्यूमन, मनुष्य की क्या है, पहली कोशिका है, फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन।
ये एक यूनिसेल्युलर कोशिका है, एकल कोशिकीय कोशिका, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, बायोलॉजी लिविंग सेल, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, लक्षण की देखे, सजीवों के क्या-क्या लक्षण होते हैं। उसके अंदर सेल होती है, उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल, इन दोनों से मिलकर बनाता है जीवद्रव्य। और खोज इसकी जो है 2000 ने 1835 में की थी, और टर्म जो इसका शब्द है जीवद्रव्य का, वो पुरकिंजा ने दिया था 1839 के अंदर। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे हक्सले ने क्या बोला, हक्सले ने बोला कि किसी भी सजीव की भौतिक इकाई क्या है, जीवद्रव्य या फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म की अपन बात की, त्याग से दो प्रकार की क्रिया होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब अपचयन और एनाबॉलिज्म मतलब उपचयन, ठीक है। और बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में बदलता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मिलता है एमिनो एसिड हो गया, जैसे छोटे छोटे अणुओं से बड़ा बड़े अणु का फॉर्मेशन। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, उसके बाद में न्यूट्रिशन की बात की थी, उसके बाद में डाइजेशन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेशन की बात की थी, एक्सेलेशन की बात की थी, ठीक है, उत्सर्जन की। और उसके बाद में रिप्रोडक्शन आया था, हमने पढ़ा था असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। और उसके बाद में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, एडेप्टेशन की बात कर ली अपन ने। और उसके बाद में फाइनल में हम जाते जाते लाइफ साइकिल की बात की थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के जो नेक्स्ट चैप्टर है उनके बारे में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।